नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 19 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स से कुछ एग्जांपल लेंगे, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से या फिर जीएस के पर्सपेक्टिव से, और लास्ट में समरी इस बार हम देखेंगे माइंड मैप की फॉर्म में। माइंड मैप की फॉर्म में आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे, समरी आप देखोगे, और इस हफ्ते देखो आंसर राइटिंग का भी कुछ हम करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया। और हिंदी की समरी नहीं मिल रही है, देखो वो मिलती है, कई बार लेट हो जाती है, क्वालिटी ट्रांसलेशन में कई बार टाइम लग जाता है ना। ओनली IAS नथिंग एल्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, समरी भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरे महीने का कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा। 3 आर्टिकल्स कौन से डिस्कस करेंगे? क्लाइमेट लीडरशिप, बिपरजॉय स्टॉर्म और WTO। स्टार्ट करें डिस्कशन, उससे पहले एथिक्स की एक टर्म यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म देखो एथिक्स की एक थ्योरी है, फिलोसफी है, जो फोकस करती है कंसिक्वेंस पे। जो एक्शन हम लेने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, उस पर फोकस करता है यूटिलिटेरियनिज्म। ये एथिकल थ्योरी कहती है कि एक्शन देखो वो लिया जाए जिससे ये सुनिश्चित हो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस सुनिश्चित हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ऐसा एक्शन लिया जाए। आप बोलोगे नहीं सर एग्जाम्पल दिए बिना नहीं समझ आएगा। बिल्कुल, मुझे भी पता है। एग्जाम्पल ये है, देखो आप देखो एक ट्रेन के कंडक्टर हो। अब ना ट्रेन ना यहां से डिवाइड होती है, यहां पे है फिलहाल ट्रेन, ये ट्रैक है, आपकी ट्रेन यहां पे है। अब ना इस पॉइंट पे आने से पहले आपके पास चॉइस है कि आप यहां पे इस ट्रैक पे जा सकते हो या फिर इस ट्रैक पे। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट के नजदीक आते हो ना, आप देखते हो कि इस पॉइंट पे ना एक पर्सन सोया हुआ है या काम कर रहा है, और इस ट्रैक पे 5 लोग काम कर रहे हैं, और आपके पास में चॉइस है कि आपके पास मर्जी है कि आप इस ट्रैक पे जाओ या फिर इस ट्रैक पे। अब कायदे से देखो आपको इसी ट्रैक पे जाना था जहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है, आप ट्रैक को चेंज कर सकते हो। तो यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी ये कहती है कि आप ना उस ट्रैक पे गाड़ी लेके जाओ जहां पे एक बंदा काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे अगर एक्सीडेंट होता भी है तो एक बंदे की डेथ होगी, यहां पे 5 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो उस ट्रैक पे गाड़ी लेके जाओगे ना जहां पे एक बंदा काम कर रहा है, तो यह सुनिश्चित होगा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स। आपने 4 लोगों की तो कम से कम जान बचाई इस ट्रैक पे गाड़ी को स्विच करके। तो ये है, कंसिक्वेंस पे फोकस करती है ये थ्योरी यूटिलिटेरियनिज्म। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास में ना बिस्किट्स हैं, आपके 5 दोस्त हैं। आप अब ना पांचों में से एक दोस्त तो ऐसा है जिसको ना बिस्किट्स बहुत ज्यादा पसंद है, बाकी 4 दोस्त ऐसे हैं जिनको कोई खास पसंद नहीं है, दे दिए तो खा लिए। तो आप क्या करोगे? बिस्किट्स को दे दोगे एक बंदे को, क्योंकि बाकियों को तो इतने पसंद वैसे भी है ना, नहीं है। तो एक बंदे जिसको बिस्किट्स मिले वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा इनको पाकर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इंश्योर होगी। लेकिन दूसरा केस ये है कि बिस्किट्स जो है 5 को बराबर पसंद है, तो फिर आप उन 5 बिस्कुट्स को ना बराबर बराबर बांटोगे, क्योंकि सबको बराबर बराबर पसंद है, तो सबको आप इक्वल इक्वल दोगे। तो यहां पे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स इंश्योर हो रही है। पहले केस में सिर्फ एक दोस्त को पसंद थी बिस्किट्स, तो आप सारे उसको ही दे दोगे, क्योंकि बाकियों को तो इतने पसंद वैसे भी नहीं है। समझ गए? तो रिजल्ट पे फोकस करती है, कंसिक्वेंस पे फोकस करती है ये थ्योरी। रिजल्ट कैसा होगा? एक्शन का। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल क्लाइमेट लीडरशिप से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से इस करंट अफेयर आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो एक कन्वेंशन है जिसे 1992 में अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। शॉर्ट नाम से इसे काफी पुकारा जाता है UNFCCC। इस कन्वेंशन जिसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, इसका मकसद ये था क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करना। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, इसे रोकना जरूरी है, अदरवाइज तबाही मचेगी। ये सोच के इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1992 में। इस कन्वेंशन के द्वारा ना हर साल एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसे बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं
और डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इशू पे क्या करना चाहिए, ऑलरेडी जो हमने डिसाइड किया था वो किया गया है क्या नहीं किया गया है, फर्दर क्या किया जाए, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। तो ना इस बार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग यानी COP28 ऑर्गेनाइज होगी यूएई में। और जनरली देखो जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है ना जिस देश में, उस देश के ही किसी मिनिस्टर को COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस बार यूएई में ये मीटिंग होगी। तो यूएई के जो मिनिस्टर है ना, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सुल्तान अल जबर, इनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कर दिया गया। बट ना वेस्टर्न कंट्रीज ने, खास करके यूएसए वगैरह ने ना इसका विरोध किया। यूएसए ने यह कहा कि यूएई की जो नेशनल ऑयल कंपनी है ना, उसके प्रेसिडेंट भी सुल्तान अल जबर हैं। तो इनका ना यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अब देखो ज्यादातर जो एमिशन होता है वो ऑयल की वजह से होता है, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है। तो क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करना है तो इन्हें खत्म करना जरूरी है। और ये जो मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के, ये तो खुद ही ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। तो जब नेगोशिएशन होगा तो ये ऑयल को खत्म करने पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसलिए विरोध हो रहा है कि इनको क्यों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, क्योंकि ये तो ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, एक तरफ से यही ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ना, ये लिखा गया है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद और बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा मिलकर एक ना फोरम है क्लाइमेट चेंज से जिनको सबसे ज्यादा खतरा है ना, जैसे मालदीव जैसे देश हैं वो तो डूब ही जाएंगे अगर समुद्र में पानी का लेवल बढ़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ऐसे देशों ने ना अपना एक ग्रुप बना लिया, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, जिसमें 58 कंट्रीज हैं और जिसके लीडर हैं बांग्लादेश और मालदीव। तो इसी वजह से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये आर्टिकल लिखा है। राइटर्स का देखो ये कहना है कि भैया हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल देश हैं क्लाइमेट चेंज से, आप लड़ो मत। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग है ना, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, मिलके क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। वो देश देखो अभी जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, जैसे ऑयल पे डिपेंडेंट है एनर्जी जनरेट करने के लिए, उन देशों का भी क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना बहुत जरूरी है। जैसे देखो यूएई टाइप के कंट्रीज हैं, ये तो खुद ही मतलब ऑयल दूसरे देशों को देते हैं और खुद भी ऑयल अपना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ऐसे देश जब तक क्लीन एनर्जी की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखो राइटर्स ना जिस मिनिस्टर को लेके कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना, उसको लेके बोलते हैं कि इनकी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी है जिसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में। ये सारी बातें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएई के मिनिस्टर्स ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है कहाँ पे नहीं की है। हमारे लिए क्लाइमेट चेंज का इशू इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइटर्स बोलते हैं देखो इस क्लाइमेट चेंज का इशू एड्रेस करना है ना, तो जो पुअरेस्ट कंट्री है, गरीब से गरीब देश है ना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ख्याल रखना है। मतलब कि अब देखो जैसे कोई गरीब देश है वो धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपकी फैक्ट्रीज सोलर एनर्जी से चलेंगी, आपकी फैक्ट्री विंड एनर्जी से चलेंगी। या तो आप उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो या आप उनको थोड़ा फाइनेंस प्रोवाइड करो। बिना सॉल्यूशन प्रोवाइड करे अगर आप गरीब देशों को फोर्स करोगे ना, तो फिर उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रभावित हो जाएगी। तो राइटर्स कहते हैं जो गरीब देश है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए कोल या फिर गैस तो मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखो हमारे पास सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो तो हमें तो इसमें फ़ायदा ही है ना। तो आप हमें फोर्स मत कीजिए कि कोल को एकदम से ख़त्म कर दीजिए। अगर कोल को हम एकदम से यूज़ करना बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ेगा, इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो क्लीन एनर्जी हम लेके आएँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। यूएई की जो लीडरशिप है इनको भी हमारी मदद करनी चाहिए, गरीब देशों की। सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट करें
इन गरीब देशों में सोवरिन वेल्थ फंड क्या होता है? देखो वो देश जैसे यूएई जैसे देश हैं, इनके पास में रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं ना, उसका ये फंड बना सकते हैं जैसे सोवरिन वेल्थ फंड। अब ये जो फंड है ना, ये दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करता है। सरकारी फंड होता है, सरकार के पास ज़्यादा पैसे थे इसलिए उन्होंने इस फंड में डाल दिए। अब ये फंड दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है पैसे कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इस फंड ने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, साउथ अफ्रीका में कर दिए, वहाँ से जो पैसा फिर इनका बनता है, प्रॉफिट आता है, वो इस फंड में जाता है। मतलब यूएई की सरकार के पास जाता है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट की वजह से वो फर्दर अपने देश को डेवलप करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो सोवरिन वेल्थ फंड मतलब सरकारी फंड, लेकिन जो दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो राइटर्स कहते हैं सऊदी अरेबिया का सोवरिन वेल्थ फंड गरीब देशों में इन्वेस्ट करे क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे देखो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है, ये सब जो बैंक्स हैं ये भी इन्वेस्ट करें, ये लोन दें, मदद करें गरीब देशों की, ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत सारे जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खतरे में हैं, उनके ऊपर ना कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, और कर्ज बढ़ा भी किसके कारण है? क्लाइमेट चेंज के कारण। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई छोटा सा आइलैंड कंट्री है, मतलब छोटा सा आइलैंड है जो अपने आप में देश भी है, कंट्री है। अब पहले वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते थे, बट अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो आइलैंड धीरे धीरे डूब रहा है, क्योंकि समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट ऐसा हो गया कि बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, सूखा आता है तो बहुत ज़्यादा सूखा आ जाता है। इस वजह से टूरिज्म इस आइलैंड पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कम हो गया है तो इनकी इकोनॉमी नहीं चल रही तो इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और वो क्लाइमेट चेंज किसने किया? देखो ज़्यादातर जो क्लाइमेट चेंज है ऐतिहासिक रूप से आपको भी पता है डेवलप कंट्रीज ने किया। जैसे यूके यूएस जैसे देश हैं, वो तो पास्ट में डेवलप हो गए एमिशन कर करके, लेकिन अब बोला जा रहा है गरीब देशों को कि आप एमिशन मत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग जो इजिप्ट में आयोजित हुई थी ना, शर्म अल शेख में, इसमें ना लॉस एंड डैमेज फंड को इस्टेब्लिश किया गया था। क्या है ये फंड? देखो बहुत से वल्नरेबल कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आइलैंड कंट्री है। अब ना उस देश ने प्रयास तो किया है, एफर्ट किया है कि कोस्टल एरियाज में जो फ्लडिंग आ जाती है उसे निपटने के लिए प्रोएक्टिव मेजर लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इस्टेब्लिश किया है कि बाढ़ का इम्पैक्ट कम से कम हो। मतलब क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के लिए प्रयास किया है इस आइलैंड कंट्री ने, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, नुकसान तो देखो फिर भी होगा ही क्लाइमेट चेंज की वजह से। मान लीजिए उस आइलैंड कंट्री की जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, फसलें तबाह होंगी, घर बार जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अब वो छोटा सा देश है, वो अपने आप से जो नुकसान हुआ है उससे नहीं निपट सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। तो ऐसे देशों की मदद करने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड इस्टेब्लिश किया गया है कि वो देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से निपटा जाए, तो इस फंड से पैसे मिलेंगे उस वल्नरेबल कंट्रीज को जिनकी खुद की कैपेसिटी नहीं है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा इस फंड में पैसे कहाँ से आएंगे? एक तो देखो जो डेवलप कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है वो पैसे देंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस पैसा देंगे। तो इन सब से पैसा आएगा इस फंड में और दिया जाएगा वल्नरेबल कंट्रीज को जो अपने आप से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से नहीं निपट सकते। लास्ट में राइटर एक ही बात बोलते हैं, देखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ना, ये लड़ाई जो है क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, इसमें ना तो कोई विनर है ना ही कोई लूजर है। सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। ये बात समझनी होगी अमेरिकन और यूरोपियन पार्लियामेंट्रियंस को जो अभी विरोध कर रहे हैं कि जिनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, यूएई के मिनिस्टर, उन्हें हटाया जाए। मिलकर काम करो सब और इस समस्या को एड्रेस करो। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, गुजरात के कोस्ट पे जो
साइक्लोन टकराया है बिपरजॉय, इससे संबंधित आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, पिछले हफ्ते बिपरजॉय नाम का साइक्लोन गुजरात और राजस्थान के पार्ट्स में टकराया और थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ लोगों की जान भी गई, कुछ पशुओं की जान गई, लेकिन देखो भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ, 2 लोगों की जान गई। देखो हम आर्टिकल को आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2013 में कि साइक्लोन्स को नाम कैसे दिया जाता है। 2013 या 14 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। जैसे ये जो नाम है बिपरजॉय, किसने दिया? ये देखो बांग्लादेश ने नाम दिया बिपरजॉय। इसका मतलब होता है डिजास्टर, बंगाली भाषा में बिपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर या फिर कैलमिटी। तो कैसे नाम दिया जाता है साइक्लोन्स को? देखो 2000 से पहले क्या हुआ करता था, जब भी कोई साइक्लोन आता ना, इंडिया उसे अलग नाम देता, पाकिस्तान अलग नाम देता, इंडियन ओशन में जो देश आते हैं बांग्लादेश अलग नाम देता, मालदीव अलग नाम देता, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भैया ऐसा मत करो, एक सिस्टम अपनाओ आप नाम देने का। तो क्या हुआ, इंडियन ओशन में जो ये सारे देश है ना, जैसे देखो मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इन सबको बोला गया कि आप ना एक एक नाम सजेस्ट करिए अपनी तरफ से। तो सबने अपना अपनी तरफ से नाम सजेस्ट किए। अब ना उन नामों को अल्फ़ाबेट वाइज लगाया गया। जैसे कोई ए से नाम स्टार्ट होता है वो किसी देश ने दिया, वो सबसे ऊपर, उसके बाद बी वाला, उसके बाद इस प्रकार से विभिन्न देशों ने नाम सजेस्ट किया और उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया गया। अब देखो जब भी कोई नया साइक्लोन आएगा ना इंडियन ओशन रीजन में, तो फिर वो नाम यूज़ करते जाएंगे। पहला साइक्लोन आया उसको दिया जाएगा ए से नाम जो है लिस्ट में, उसके बाद अगला जो साइक्लोन आएगा उसको बी से स्टार्ट होने वाला नाम दिया जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न देशों ने शुरुआत में नाम सजेस्ट किए थे, उनको अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किया जाता है हर साइक्लोन के लिए। जो खत्म हो जाते हैं उनको काट दिया जाता है, नया साइक्लोन आता है, नया नाम उस लिस्ट में से उठा के दे दिया जाता है। जनरली विभिन्न देश अपनी तरफ से ना अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए नाम देते हैं। कई बार फूल का नाम दे दिया, अपने वहाँ पे कोई एनिमल बहुत ज़्यादा फेमस है उसका नाम दे दिया, कोई इवेंट फेमस है उसका नाम दे दिया। इस प्रकार के नाम जनरली सामान्यतः दे दिए जाते हैं। अब देखो इस साइक्लोन की बात करें ना, बिपरजॉय, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ना 8 जून को फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की थी इस साइक्लोन के बारे में, और 11 जून आते आते एजेंसी ने बता दिया, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बता दिया कि इंडिया को छोड़ के नहीं जाएगा, टकराएगा ये साइक्लोन। उसके बाद तो देखो एक्शन स्टार्ट हुआ कोस्टल सौराष्ट्र के रीजन में, गुजरात में। स्टॉर्म को वेरी सीवियर कैटेगरी में डाला गया था। हवाएं चली 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो सुपर साइक्लोन आया था ना उड़ीसा में आया था 1999 में, जिसकी वजह से 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी। उस साइक्लोन में हवाएं चली थी 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके अलावा देखो एक और चीज़ आपको बताऊं, 1998 में भी गुजरात में एक भयंकर साइक्लोन आया था। यहाँ पर देखो 1998 में साइक्लोन आया था, उसमें 3,000 लोग मारे गए थे। तो 1998 में गुजरात में आया, 99 में उड़ीसा में आया। उस समय ना देश की तैयारी नहीं होती थी साइक्लोन से निपटने की, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं थे, एकदम से पहले से प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए जाते थे, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बाद में लगती थी, इवैक्यूएशन शेल्टर भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन देखो 1999 का जो सुपर साइक्लोन आया ना उड़ीसा में, उसके बाद देश ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए साइक्लोन से निपटने के लिए। अब जैसे देखो 4 दिन पहले ही पता लग गया कि साइक्लोन आने वाला है, पहले पता लग जाए तो तैयारी अच्छी की जा सकती है। वही हुआ इस केस में, ताकि जान माल का नुकसान बचाया जा सका। 2 लोगों की जान गई, वैसे देखो एक भी जान कीमती है, लेकिन और कितने लोगों की जान बचा ली गई। इसमें क्या हुआ, चूंकि इनफ टाइम मिल गया था साइक्लोन से निपटने के लिए, खबर पहले मिल गई थी, तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को कोस्टल रीजन में शिफ्ट किया गया इवैक्यूएशन शेल्टर्स में, और 30 सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम्स डिप्लॉय की गई थी। इसके अलावा देखो रेलवेज ने बहुत सारी ट्रेन्स कैंसिल कर दी। मछुआरों को पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है गहरा होगा, आप समुद्र में मत जाइए इस क्रिटिकल टाइम में। फिर भी देखो कुछ इम्पैक्ट तो हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुआ। जैसे देखो
बहुत सारे गांव में बिजली चली गई, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं वो उखड़ गए। ये सब चीज़ें ना आंसर्स में इस्तेमाल नहीं होती। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि देखो कई सारी स्टडीज़ कहती हैं अरेबियन सी में ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण और बहुत सारे सीवियर साइक्लोन्स आने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। तो बेशक इस बार साइक्लोन का पहले से पता लग गया, लेकिन देखो थोड़ा बहुत पहले से पता लग जाए और उस टाइम को हमेशा ठीक से यूटिलाइज किया जाए, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। हो सकता है कि अगली बार सिर्फ एक दिन पहले पता लगे। और जैसे राजस्थान और गुजरात के इलाके हैं, वहाँ पे ना रूरल एरियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हर पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए, हर पर्सन उसे सीरियस ले, हर बार देखो ये इंश्योर नहीं किया जा सकता। तो ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे ना जापान में भूकंप काफ़ी ज़्यादा आते थे, तो जापान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टाब्लिश हुआ ना, काफ़ी रिजिलियंट इस्टाब्लिश हुआ। रिजिलियंट मतलब जो घर हैं वो ऐसे बनाए गए जिन पर ना भूकंप का कम असर होता है। तो गुजरात में भी कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नॉर्म्स है ना, उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। कोस्टल एरियाज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो खतरे को ध्यान में रखते हुए बने कि हाँ वहाँ पे साइक्लोन आ सकता है, वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बने, तब जाके आने वाले दिनों में जो साइक्लोन्स आएंगे उनसे नुकसान कम से कम हो, ये सुनिश्चित किया जा सकता है। एक और चीज़ देखो, मैनग्रोव, यूपीएससी ने ना प्री में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैनग्रोव साइक्लोन या फिर स्टॉर्म से नुकसान कम करने में मदद करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। तो जहाँ पे देखो वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे मैनग्रोव्स अगर ज़्यादा हो तो साइक्लोन की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, नुकसान को कम किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का WTO से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो G20 का वर्किंग ग्रुप है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसकी एक मीटिंग आयोजित हुई और इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि WTO में रिफॉर्म कैसे लाए जाएं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी, ये बॉडी बनी थी 1995 में। मकसद ये था इस बॉडी का बनाने का कि विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे इंक्रीज किया जाए, बिना किसी रुकावट के व्यापार चलता रहे। इस सोच के साथ इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। 90s में जब ये बॉडी बनी थी ना, एक सोच थी कि जब विभिन्न देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा ना, ट्रेड ज़्यादा होगा, तो विभिन्न देशों की ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। डिपेंडेंसी मतलब यूएस से कोई चीज़ परचेज कर रहा है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना कुछ चीज़ों के लिए यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी सिचुएशन में दोनों देशों के बीच में युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। ये थ्योरी थी उस समय। एक फेमस कहावत है, अगर दो देशों में मैकडोनल्ड चेन है ना, तो उस देश के जो लोग हैं ना, आपस में लड़ने के बजाय मैकडोनल्ड की लाइन में ज़्यादा लगना पसंद करेंगे बर्गर के लिए। वो कहावत देखो इस वजह से है, मान लीजिए चाइना कुछ चीज़ों के लिए यूएसए के ऊपर डिपेंड करता है, यूएसए कुछ चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये युद्ध करेंगे, चाइना को पता है अगर यूएसए को नुकसान हुआ, तबाह हो गया, तो यार हमारा भी नुकसान होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें यूएसए से चाहिए। यूएसए को ये लगेगा यार युद्ध हो गया, चाइना बर्बाद हो गया, चाइना को नुकसान हो गया, तो उसमें हमारा भी नुकसान है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, ये चीज़ युद्ध को रोकने में मदद करती है, पीस इस्टाब्लिश होती है इस चीज़ की वजह से। तो इस सोच के साथ WTO इस्टाब्लिश किया गया था कि विभिन्न देशों के बीच में ज़्यादा ट्रेड होगा तो फिर पीस आएगी, दुनिया में शांति आएगी। बट देखो आज के समय में ना WTO इररिलेवेंट होता जा रहा है। मतलब आज के समय में बल्कि ना ट्रेड को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे चाइना है, चाइना कई देशों को सीधा सीधा धमकी दे देता है, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, फॉर एग्जांपल ताइवान के इशू पर, हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे, हम आपसे चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, हम आपको ये चीज़ बेचना बंद कर देंगे। तो ये धमकियां चाइना देता है। चाइना एक प्रकार से ना ट्रेड को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। आज के समय में ना
ट्रेड में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है। मतलब कि देखो विभिन्न देश इंडस्ट्रियल सब्सिडीज दे रहे हैं, मतलब कि लोकल जो फैक्ट्रीज हैं, लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि वो सस्ते प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट दूसरे देशों में ज़्यादा बिकें। हालांकि WTO के रूल्स के ये अगेंस्ट है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, जैसे देखो मान लीजिए कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ना ये बोला जा सकता है कि इस मोबाइल में जो कंटेंट लगेगा ना, कम से कम 30% आपको यहीं से प्रोक्योर करना है, यहीं से परचेज करना है। तो इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं। सिक्योरिटी एक्सेप्शंस, सिक्योरिटी एक्सेप्शंस मतलब अब ना WTO एक इजाज़त देता है कि जब आपकी सिक्योरिटी को खतरा हो ना, तब आप दूसरे देशों के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो विभिन्न देश ना इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया बोल दे चाइना से कि हम आपसे ये वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं परचेज करेंगे क्योंकि हमें खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। जो चाइनीज गैजेट्स हैं वो आवाज़ रिकॉर्ड कर देते हैं, डेटा चाइना में भेज देते हैं। तो ये क्या है? सिक्योरिटी एक्सेप्शन है। सिक्योरिटी के नाम पे WTO अलाउ करता है कि आप किसी के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो ये चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, लोकल इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देना, ये देखो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट हैं, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, ज़्यादा होता है। WTO आज के समय में काफ़ी कमज़ोर बॉडी बन गई है। और देखो इस सिचुएशन में ना जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो WTO में रिफॉर्म्स लेके आएँ। USA तो चाहता है WTO कमज़ोर बना रहे क्योंकि WTO फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, लेकिन USA आज के समय में चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से चाइना को कंटेन किया जाए। चाइना का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना चाहिए, यही USA चाहता है। तो इसलिए रिफॉर्म अगर लाने हैं ना तो वो लाने पड़ेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन देशों के द्वारा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो WTO के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। जैसे WTO एग्रीमेंट में ना एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो अलग अलग देशों की डेवलपमेंट का लेवल ना अलग अलग है। अब USA ज़्यादा डेवलप है, मालदीव कम डेवलप्ड है। तो ना जो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर गरीब देश है ना, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें टैरिफ को कम किया जाता है, तो इस एग्रीमेंट में ना जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए तो बल्कि टैरिफ को और भी कम कर दिया जाए, क्योंकि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है, उनकी डेवलपमेंट का लेवल तो और भी कम है, तो उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देके उन पर तो बल्कि और भी कम टैक्स लगाया जाए। ये है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, बट इसे बुला दिया गया है डेवलप कंट्रीज के द्वारा। इसे फॉलो करना जरूरी है, WTO का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है एपिलेट बोर्डिंग, WTO की ठंडे बस्ते में डाल रखी है। 2019 के बाद से ही ये बॉडी जो है वो ठंडे बस्ते में है, क्योंकि USA इस बॉडी में ना मेंबर्स की नियुक्ति नहीं होने देना चाह रहा है। USA चाहता ही नहीं कि ये बॉडी ठीक से काम करे। दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट पैदा होता है ना, लड़ाई होती है, तब इस बॉडी के पास जाया जा सकता है उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाने के लिए। लेकिन बॉडी काम ही नहीं कर रही है, इनइफेक्टिव है। 7 मेंबर्स होते हैं लेकिन मेंबर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। USA इसमें मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होने नहीं देना चाहता। USA का इंटरेस्ट खत्म हो गया है WTO में। बट देखो अब G20 मेंबर कंट्रीज को समझाना चाहिए USA को कि आप इस बॉडी को इनइफेक्टिव मत बनाइए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, देखो 2017 तक WTO में जो फैसले होते थे ना, वो सर्वसहमति से होते थे, कंसेंसस से होते थे। लेकिन 2017 के बाद ना प्लूरिलेटरल डिसीजन लिए जाते हैं। प्लूरिलेटरल मतलब कुछ ही देश किसी इशू पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, कुछ सहमति हुई, वो सभी के लिए बाइंडिंग नहीं है, मर्जी से फॉलो किया जा सकता है। तो ये अप्रोच सही नहीं है। कंसेंसस से फैसले लिए जाएं, डेमोक्रेटिकली फैसले लिए जाएं, और गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए WTO का जिसमें किसी देश के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फैसलों में ट्रांसपेरेंसी हो, सभी देशों को इंक्लूड किया जाए फैसलों में, यानी इंक्लूसिविटी भी होनी चाहिए। सबसे लास्ट में पॉइंट है, देखो WTO के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, उनके लिए एक चीज जरूरी है कि वो अपने लॉज और रेगुलेशंस को नोटिफाई करें। ऐसे लॉज और रेगुलेशंस जो ट्रेड को प्रभावित करते हैं, ऐसे कानून जब भी बनाए जाते हैं ना किसी देश के द्वारा, तो WTO को बताएं। बट देखो विभिन्न देश ना इस चीज को फॉलो नहीं करते।
समझ गए, इससे ट्रेड में बाधा आती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए WTO से संबंधित। इस बॉडी में रिफॉर्म आने चाहिए, राइटर कहते हैं। अब देखो कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से या फिर एग्जाम्पल्स के पर्सपेक्टिव से। इंडियन ड्रग्स अंडरलाइंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स इवेंट्स। देखो कुछ केस सामने आए हैं कि इंडिया से प्रोक्योर किए गए कुछ ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया देने के लिए, बेहोश करने के लिए, उन ड्रग्स का गलत प्रभाव सामने आया, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई श्रीलंका में। देखो ऐसा केस ना अफ्रीका में भी सामने आया था। कौन सा देश था, शायद सूडान था या फिर कोई और देश था, जिसमें इंडिया से कफ की जो सिरप वगैरह है ना, उससे काफ़ी एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है, ऐसी न्यूज़ सामने आई थी। देखो इन चीज़ों से ना इंडिया का नाम बहुत ख़राब होता है। हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि सरकार को ना स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए। एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं कि इसको ब्रांड बनाना है पूरी दुनिया में, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से ना ब्रांड जो है वो ख़राब हो जाता है, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। जैसे चाइना के साथ में काफ़ी नेगेटिविटी जुड़ गई है कि चाइना मेड प्रोजेक्ट है, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद देखो ये बड़ा सा आर्टिकल है, ये भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सको। चाइनाज डेवलपमेंटल सिक्योरिटी अप्रोच। चाइना ना बहुत सारी USA की जो कंपनीज हैं वो चाइना में काम कर रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। क्यों एक्शन ले रहा है? चाइना का ये कहना है कि USA की ये कंपनीज जो है ना चाइना के साइबर सिक्योरिटी लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जासूसी कर रहे हैं, ऐसा आरोप चाइना का लगा रहा है USA की कंपनीज के ऊपर जिनके खिलाफ चाइना ने एक्शन लिया है। उनका कहना है कि USA की कंपनीज डेटा चुरा रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के लॉज का उल्लंघन कर रही हैं, जासूसी कर रही हैं और इंफॉर्मेशन भेज रही हैं USA में। देखो इसे वैसे जानकार जो है ना चाइना का एक्शन बता रहे हैं। USA ने हाल ही में जो अपनी न्यू वाशिंगटन कंसेंसस रिलीज किया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में जाने से रोका जाएगा जो जिनके संबंध USA के साथ अच्छे नहीं हैं, तो उसका जवाब माना जा रहा है चाइना की सरकार का एक्शन लेना USA की कंपनीज के अगेंस्ट। चाइना का ये कहना है USA की कंपनीज यहाँ पे आके काम कर सकती हैं लेकिन लॉज का उल्लंघन किए बिना। चाइना देखो एक डायलेमा में है, डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए या फिर सिक्योरिटी पे। एक तरफ ना चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, तो इस केस में जैसे चाइना ने सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी और कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया तो डेवलपमेंट प्रभावित हुई। लेकिन ना दूसरी तरफ इंडिया को चाइना ये बोलता है कि आप ना सिक्योरिटी को अलग रखिए, डेवलपमेंट को अलग रखिए। जैसे इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स को लेने से मना कर दिया था ना, इंडिया ने ये कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो चाइना ने कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पे आप डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो मतलब इंडिया से डील करते वक्त चाइना डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, लेकिन USA से डील करता है तो चाइना सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो अलग अप्रोच है, दोगलापन है ये चाइना का। यही पूरा आर्टिकल है। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए माइंड मैप के थ्रू। पहला जो आर्टिकल है साइक्लोन से संबंधित, इसमें इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया बिपरजोय साइक्लोन आया, नुकसान कितना हुआ, पहले से तैयारी कर ली गई थी, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डिप्लॉय की गई थी, इवैक्यूएशन कर लिया गया था, पहले से तैयारी कर ली गई थी क्योंकि 4-5 दिन पहले ही पता लग गया था साइक्लोन आने वाला है। फिर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हुआ, ये डिस्कस किया। चैलेंजेस हैं साइक्लोन से निपटने में, क्योंकि देखो हर बार बिल्कुल प्रिसाइसली पता लगेगा, कहा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत बार जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है पुअर होता है, कम्युनिकेशन हर पर्सन तक पहुंच नहीं पाता, ये चैलेंजेस हैं। फ्यूचर में भी देखो साइक्लोन तो यहाँ पे बहुत आएंगे, तैयारी करनी चाहिए। कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, मैंग्रोव्स की सहायता से साइक्लोन की इंटेंसिटी को कम किया जाए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद में फिर आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित, इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। कंट्रोवर्सी हमने डिस्कस की थी कि कंट्रोवर्सी क्यों है। UAE के एक मिनिस्टर को कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज का पर्सपेक्टिव ये है, वो चाहते हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या एड्रेस हो, यूनिटी हो। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमीज का क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना जरूरी है, तभी क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस किया जा सकता है। सुल्तान अल जबर, इन्होंने बढ़िया काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट हैं तो इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। इनकी कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट भी काफ़ी किया है। फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है अगर क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करना है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास में। अभी देखो बहुत सारे जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं वो डेट से गुजर रहे हैं,
और इसके लिए क्लाइमेट चेंज भी दोषी है। एग्जाम्पल आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे टूरिज्म कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ने के कारण वो डूब रहे हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आने चाहिए। जैसे देखो अगला पॉइंट इससे मिलता जुलता है, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म पिछली बार अपनाया गया था कि गरीब देश जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से निपटने में सक्षम नहीं है उनको मदद की जाए इस फंड के तहत। इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। डिसीजन मेकिंग इंक्लूसिव होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी है एंगेज करने की इस बार। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आप पीडीएफ में भी इनको रिवाइज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर। लास्ट में देखो ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।